नमस्कार। कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में हम लोग जो बेसिक जो चैप्टर है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो आपको सीडीपी को ठीक से समझने के लिए और जो बेसिक जो क्षेत्र हैं उसको आप अगर ठीक से समझ जाएंगे तो फिर आपको आने वाली जो टेक्निकल जो क्लासेस होंगी उसमें टेक्निकल कुछ वर्ड्स निकल करके आएंगे या टेक्निकल कुछ निकल के आएंगे तो आपको सीखने में वो मदद करेगा, सीखने के लिए वो आसान होगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं शिक्षा के रूप, फॉर्म ऑफ एजुकेशन। फॉर्म ऑफ एजुकेशन में हम लोग आज देखेंगे कि आखिर में शिक्षा के कितने रूप हैं और हम लोग अभी तक कितने रूप को जानते हैं, और वो जितने रूप हैं उसके क्या अर्थ निकल के आते हैं, उसके प्रायोगिक पक्ष क्या है। हम जब क्लास करेंगे तो इस बात को बिल्कुल ध्यान हम लोग रख रहे हैं कि सिर्फ सैद्धांतिक चीजों का अध्ययन न करें बल्कि उसके प्रायोगिक पक्ष को भी उतना ही महत्व दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षा के रूप। शिक्षा के रूप, जिसे फॉर्म ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। फॉर्म ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं शिक्षा के रूप, और इसमें देखेंगे कि शिक्षा के रूप कितने होते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने किए उसमें ये समझे हैं कि आखिर में शिक्षा है क्या। शिक्षा को समझने के लिए हमने शिक्षा के उत्पत्ति को समझे। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भारतीय संदर्भ में किस भाषा से हुई और किन शब्द से, किस धातु से हुई। वहीं हम लोग अंग्रेजी में एजुकेशन को किस भाषा से हुई और उसके जो वर्ड्स हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं और उसके अर्थ क्या हैं, इसको हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं शिक्षा के रूप। शिक्षा के रूप में हम लोग शिक्षा को प्रायः समझेंगे कि आखिर में हम लोग शिक्षा को इस सामान्य रूप में क्या समझते हैं। समान रूप में शिक्षा से तात्पर्य हम लोग यही समझते हैं जो सामान्य जो लोगों की अपनी धारणाएं बनती है शिक्षा के संदर्भ में, वो बनती है कि एक विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे का जाना, शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना और उसके द्वारा बालक को सीखना, बालक को सीखने के बाद उसके जांच करना कि कितना वो सीख पाया, और उसके लिए हम लोग उसका कुछ एग्जामिनेशन लेते हैं, और जो एग्जामिनेशन लेते हैं वो अलग अलग तरीके का लेते हैं, जिसमें फॉर्मेटिव भी लेते हैं, समेटिव एग्जामिनेशन भी लेते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि हम लोग जो पारंपरिक शिक्षा के जो रूप को देख रहे हैं या अर्थ को समझ रहे हैं, सामान्य शब्दों में जो सामान्य धारणाएं लोगों की शिक्षा के संदर्भ में बनी हुई है, क्या वही शिक्षा वास्तविक शिक्षा है? क्या शिक्षा का वही रूप है या इसके अलावा भी शिक्षा के कुछ संदर्भ हैं, उसके और भी रूप हैं? तो हम लोग जब इसको देखेंगे शिक्षा के रूप को तो इसमें हमें विशेष अलग अलग प्रकार के शिक्षा के रूप को समझेंगे। उसमें पहला है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा प्रायः आप जब किताबों में पढ़ेंगे तो वहां शुरुआत होती है औपचारिक शिक्षा से, लेकिन मैं अनौपचारिक शिक्षा से इसकी शुरुआत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग शिक्षा के संदर्भ में अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन क्लासेस में किए हैं उससे ये बातें समझ में आती हैं
कि शिक्षा वह नहीं है जो केवल विद्यालयों में दी जाती है, बल्कि मानव अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, और वो शिक्षा आकस्मिक हो या वह सीखना उद्देश्यपूर्ण हो या वो सीखना किसी निश्चित संदर्भ में हो, तो उसे हम सभी को सम्मिलित करके हम लोग शिक्षा के रूप को समझते हैं, शिक्षा को समझते हैं। तो वह शिक्षा केवल कक्षा कक्ष का शिक्षा नहीं, केवल विद्यालय ही शिक्षा नहीं, इसके अलावा भी जो शिक्षा है वो सारे शिक्षा हैं। तो हम लोगों ने अभी तो यही देखा, चाहे सुकरात के दृष्टिकोण से हम लोग देखे हों, स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से देखे हों, फ्रेबल के दृष्टिकोण से देखते हों, कांट के दृष्टिकोण से देखे हों, या अन्य शिक्षाविदों के दृष्टिकोण से अगर हम लोग शिक्षा को देखते हैं तो हमें शिक्षा का बृहद रूप देखने के लिए मिलता है। भारतीय संदर्भ में महात्मा गांधी कई शिक्षा के बारे में उनके संदर्भ, रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा के बारे में संदर्भ, श्री अरविंदो घोष का शिक्षा के बारे में संदर्भ। तो ये जो शिक्षा के संदर्भ हमें मिलते हैं, ये शिक्षा हमें कहीं भी एक लिमिटेशन में, एक निश्चितता में हमें नियंत्रित नहीं करते कि शिक्षा का अर्थ विद्यालय से ही केवल है, ऐसी बातें निकल करके नहीं आती। शिक्षा का अर्थ केवल शिक्षक द्वारा ही शिक्षा दी जा सकती है, ये परिसीमन, ये सीमांकन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। हमें ये नहीं मिलता कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए किताबें पुस्तकों की ही जरूरत है, यदि हम किताबें और पुस्तकें हमारे पास न हो तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये बातें भी सीमित नहीं हैं। तो क्या ब्रॉड, क्या हम शिक्षा को एक बृहद रूप में देख रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं कि शिक्षा को समझेंगे तो ये समझ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बृहद लेके चलता हूं। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। अब बात यहां पे आती है कि आप लोगों ने अधिकतम किताबों में पढ़ा होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, ऐसे बहुत सारी सूचनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं, उन सूचनाओं से, यानी कि सूचना का मतलब यहां हम सीखने से ही मतलब रख रहे हैं। सूचना मतलब अनौपचारिक नहीं, औपचारिक नहीं, एक सामान्य सूचना जिसे ज्ञान भी आप कह सकते हैं, जो हमें प्राप्त होता है, उसके आधार पर हमें कुछ बातें निकल करके हमारे सामने आती हैं और वो बातें ये सामने प्रतीत करती हैं कि गर्भावस्था से सीखना शुरू हो जाता है। इसके दो संदर्भ हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला संदर्भ महाभारत काल का है। पहला संदर्भ हमें महाभारत काल से मिलता है और महाभारत काल में इस बात का जिक्र है अभिमन्यु का। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और वे अर्जुन से शिक्षा ग्रहण किए थे युद्ध के संदर्भ में, लेकिन जो युद्ध भेदने की जो कला थी उन्होंने कहां सीखा था, कब सीखा था? क्या वो किसी विद्यालय में पढ़ने गए थे तो सीखे थे? कुछ बातें ऐसी थी जिसमें अर्जुन
अपनी पत्नी द्रौपदी को जब अभिमन्यु उनके गर्भ में थे, द्रौपदी में गर्भ में थे, तो अर्जुन इस बात को द्रौपदी को बता रहे थे कि युद्ध क्या होता है, युद्ध का भेदना क्या है, चक्रव्यूह कैसे रचे जाते हैं, चक्रव्यूह कैसे तोड़े जाते हैं, इन बातों का जिक्र अर्जुन ने द्रौपदी से किया। कहा जाता है कि उस समय अभिमन्यु द्रौपदी के गर्भ में थे और उन्होंने वहीं से सीखा कि चक्रव्यूह क्या होता है, कैसे रचे जाते हैं और कैसे तोड़े जाते हैं। लेकिन उस चक्रव्यूह के कई स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप्स के दौरान, सुनने के दौरान जो बातें आती है कि द्रौपदी को नींद आ जाती है, अर्जुन कहते रह जाते हैं, अर्जुन को पता नहीं चलता कि द्रौपदी सो गई है, बाद में पता चलता है कि द्रौपदी सो गई थी। और उस लेसन को, जो लेसन उन्होंने द्रौपदी को दिया, उस लेसन को अभिमन्यु ने गर्भावस्था के दौरान, जब वो गर्भ अवस्था में थे, उस समय उन्होंने सीखा। एक ये प्रमाण हमें मिलता है कि हमारा सीखना गर्भावस्था के दौरान भी होता है, हमारा सीखना गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। दूसरा रिफरेंस मैं आपको दूं, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ऐसे ही सेम स्टोरी स्वामी विवेकानंद के साथ भी। स्वामी विवेकानंद के साथ भी ऐसा ही स्टोरी, ऐसी ही कहानी मिलती है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं स्वामी राधा कृष्णन के संदर्भ में। स्वामी राधा कृष्णन एक शानदार शिक्षक, एक महान शिक्षाविद और भारत के राष्ट्रपति। स्वामी राधा कृष्णन एक सेमिनार कह लें या एक कार्यक्रम कह लें, उसमें स्वामी राधा कृष्णन गए हुए थे और बातें निकल करके आती हैं कि वो अपना लेसन लोगों को देते हैं। लेसन देने के उपरांत एक महिला क्वेश्चन आंसर सेशन में, या कहें कि उनके कार्यक्रम के समाप्ति के अंतिम पल में एक प्रश्न करती है कि आप एक महान शिक्षाविद भी रहे हैं, आप एक शिक्षक भी रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत या उसका जो बेसिक प्लेटफॉर्म है कैसे तैयार करें, जो हमारा बालक ठीक से पढ़ाई करे और जीवन में एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा व्यक्ति बने। तो राधा कृष्णन प्रश्न करते हैं कि आपके बच्चे का जन्म कब होगा। महिला अचंभित होती है और उनसे कहती है कि स्वामी जी, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारा बच्चा 5 वर्ष का हो चुका है और मैं सोच रही हूं कि उसे विद्यालय भेजूं। तो कहते हैं कि आप एक मां होने के नाते आपने 5 वर्ष समय आपने गवा दिए ये तैयारी करने में कि बच्चा की शिक्षा की शुरुआत कैसे हो, यानी कि 5 से ज्यादा वर्ष आपने लगा दिए। तो पूछती हैं कि आखिर में कैसे, तो बोले कि इसकी तैयारी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है और जो जिसे बालक को जो जैसे बनाना होता है उसकी शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है। यानी कि उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और कहे जाते हैं कि जब बच्चे गर्भ में हो तो उस दौरान माँ को कैसे साहित्य पढ़ने चाहिए, कैसी बातें सुननी चाहिए। आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, तो आप
उस वैसे किताबें, वैसी पुस्तकें, वैसे वीडियोज, ऐसे सीरियल, वैसे कहानियां सुने, समझे, ताकि बच्चा गर्भावस्था के दौरान जब सीख रहा हो तो वास्तविक चीजों को ठीक से सीख सके, जो एक कम से कम उसे मनुष्य के रूप में तैयार करता है, एक अच्छे नागरिक के रूप में उसे तैयार करता है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन और महाभारत के रिफरेंसेस हमें इस बात को बताते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा गर्भावस्था से शुरू होती है और वह मृत्यु पर्यंत चलती है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अनौपचारिक शिक्षा गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। यानी कि अगर यहाँ पे आप सीखते हैं तो यहां से आपका सीखना शुरू होता है, तो आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में है। अब हम लोग आते हैं अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में, आगे देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा इसे हम लोग बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। कहीं कहीं इनफॉर्मल भी मिलता है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन से यह बातें हमें समझ में आती है कि यह जिसे हम औपचारिक शिक्षा के रूप में, निश्चितता के रूप में लेकर के चल रहे हैं, उससे कहीं परे है, उससे कहीं विस्तृत है। व्यक्ति जब कभी भी कहीं भी कुछ भी सीखता है जिसमें कोई निश्चितता नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, स्वतंत्रता है, जो सीख सके जब सीख सके, उसके सीखने कोई उद्देश्य भी नहीं है कि हम जो सीख रहे हैं इस उद्देश्य से सीख रहे हैं। तो इस आधार पे हमें जो शिक्षा मिलती है वह शिक्षा हमें नॉन फॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। तो इसमें हम वो शिक्षा सीखते कहां से हैं, वो साधन कौन से हैं जो हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के साधन क्या हैं उसे देखते हैं, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के साधन। साधन में आता है परिवार, समाज, प्रकृति, घटनाएं, विचार, इत्यादि। हम यहां सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं। इसके अलावा हम परिवार समाज के अलावा प्रकृति से भी सीखते हैं, प्राकृतिक साधनों संसाधनों से सीखते हैं, पर्यावरण से सीखते हैं, कुछ घटनाओं को देख करके सीखते हैं, और इसके अलावा कुछ विचार हमें सुनने देखने के लिए जो मिलते हैं या पढ़ने के लिए मिलते हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, या इसे आप कह सकते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके अलावा मैं कह दूं, अगर कुछ और मैं ऐड कर दूं, तो मैं कह सकता हूं खेल के मैदान से भी सीखते हैं, खेल के मैदान में जब होते हैं तो वहां से भी सीखते हैं। सीखने के, अनौपचारिक शिक्षा लेने के, यानी कि सीखने के अनौपचारिक रूप से कोई नियंत्रण नहीं है, यह
नियंत्रण से परे है, परे है। यह स्वतंत्र है, निश्चितता से परे है, निश्चितता से परे है। इसे कोई निश्चितता नहीं है कि यही सीख रहे हैं। इस प्रकार का सीखना हम अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में देखते हैं। यह समय या अवस्था के बंधन से नियंत्रित नहीं है। नियंत्रित नहीं है। यह नियंत्रित नहीं है कि हम किस अवस्था में सीखेंगे, किस समय सीखेंगे। इसके लिए निश्चित स्थान की आवश्यकता नहीं है। इसमें यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में क्रमबद्धता नहीं है। विशिष्टता नहीं है। ये सभी चीजें अनौपचारिक शिक्षा में आपको नहीं मिलेंगे। तो जो अनौपचारिक शिक्षा है, यह ऐसी शिक्षा है जो कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षा कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में प्राप्त की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में सीखी जा सकती है। यह शिक्षा मानवीय संसाधनों के अनिवार्यता से परे है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमें सिखाए तो ही हम सीखेंगे।
इस शिक्षा में बालक की महत्ता होती है, इसमें बालक महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं प्रत्येक क्लास में बताता हूं। बालक मतलब यहां आप चाइल्ड से समझेंगे, बालक मतलब बॉयज गर्ल्स से नहीं। यह शिक्षा शैक्षिक साधनों के अधीन नहीं है। जरूरी ही है कि हमारे पास शैक्षिक साधन, किताबें, पेन पेंसिल हो तो ही सीखेंगे। यह शिक्षा केवल सीखने के पक्ष को महत्व देता है, सीखने के पक्ष को महत्व देता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। यह बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। शायद नहीं लिखे होंगे तो चलिए मैं फिर से सुना दूं। यह बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। यह प्रकृतिवाद का समर्थक है। जब मैंने यहां प्रकृतिवाद लिखा तो मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए वाद के संदर्भ में। जब आप पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे मिलेगा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद। ये मुख्य वाद है, ये प्रमुख विचारधारा हैं जो शिक्षा के संदर्भ में हैं। और जब इनके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो यह संपूर्ण औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में वर्णन करते हैं। तो यह जो है अनौपचारिक शिक्षा जो है वह प्रकृतिवाद का समर्थक है। मानता है कि सीखने के लिए सीखने वाले की जरूरत होती है, जो साधन उपलब्ध हैं उसी से सीखा जा सकता है। और बालक अगर स्वयं से सीखता है तो वो अपनी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार सीखता है। जबकि हम बालक को यदि एक निश्चित साधनों से, निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम से सिखाते हैं तो वह बालक की रुचि से परे हो सकता है, क्योंकि उसमें बालक की रुचि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो चलिए
मुझे लगता है आप लोग अनौपचारिक शिक्षा समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, इसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा से मतलब यह समझ सकते हैं हम शिक्षा की औपचारिकता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जब औपचारिकता के संदर्भ में होगी तो उसके लिए सब चीजें सीखने के जो साधन होंगे और उसके जो परिणाम होंगे, सबका असेसमेंट, सबका आकलन, सबका मूल्यांकन एक निश्चित विधि द्वारा किया जा सकता है और उसके बाद आपको प्रमाण पत्र भी दिए जा सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा को हम लोग कहें तो औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा के अपूर्णता को पूर्ण करने का एक साधन है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा अपने आप में बृहद है और व्यक्ति जीवन में क्या सीखे, क्या करे, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो व्यक्ति या बालक जो सीख रहा है वो कुछ अपने सामाजिक दृष्टिकोण से, अपने आजीविका के संदर्भ में, अपने विकास के संदर्भ में, अपने राज्य, समाज और राष्ट्र के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर के अध्ययन करें। तो इसके आधार पर समय समय पर शिक्षा की जो संकल्पना है या शिक्षा के जो साधन है उसमें परिवर्तन होते गए हैं। तो उसमें परिवर्तन हुए हैं। अगर हम लोग अलग अलग समय में देखें तो अनौपचारिक शिक्षा का रूप हम लोग वैदिक काल से देखने को मिलता है, वैदिक काल से देखने के लिए मिलता है। लेकिन वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि एक शिक्षक होते थे और एक निश्चित स्थान पर बालकों को अध्ययन हेतु आना पड़ता था, तो बालक जब वहां पढ़ने जाता था तो वहां उसे बोलते थे हम लोग गुरुकुल। एक निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान जहां बालक सीखने जा रहा है, गुरुकुल। आज के संदर्भ में हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा का समान अर्थ पहले समझ लीजिए, तो मुझे लगता है कि आगे समझने में सुविधा होगी। अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि निश्चित वातावरण में गलत बोल दिया मैंने, औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा एक निश्चित अवस्था में निश्चित स्थान पर निश्चित स्थान पर निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु
पूर्ति हेतु निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से निश्चित पाठ्यक्रम से माध्यम से निश्चित अवधि में सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया एवं सत्र की पूर्णता के उपरांत सत्र की पूर्णता के उपरांत निश्चित मूल्यांकन पद्धति द्वारा परीक्षा के उत्तीर्ण होने पर प्राप्त किए जाने वाले उपाधि एवं प्रमाण पत्र के प्राप्ति हेतु प्राप्ति संबंधी प्रक्रिया है। क्या है? एक निश्चित अवस्था में, यानी कि आप किस अवस्था में सीखने जा रहे हैं। जैसे मैंने जब अनौपचारिक शिक्षा की बात मैंने की थी तो मैंने कहा कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलती है, वहां तक हम सीखते हैं। लेकिन जैसे ही हम औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में आते हैं तो मिलता है कि एक निश्चित अवस्था में, आपने नई शिक्षा नीति 2020 को पढ़ा होगा या देखा होगा, उसमें निर्धारित किया गया है कि बालक का जो नामांकन संबंधी जो उम्र सीमा है उसे निर्धारित किया गया है। यानी कि बच्चे किस अवस्था में होंगे और किस कक्षा में होंगे। तो बालक के लिए निर्धारित किया गया है कि औपचारिक शिक्षा क्योंकि कक्षा 1 मानी जाती है, कक्षा 1 मानी जाती है, तो इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 6 वर्ष है। यानी कि 1 अप्रैल, उस वर्ष में 1 अप्रैल तक आपको 6 वर्ष हो जाने चाहिए, तो आप का नामांकन कक्षा 1 में होगा।
लेकिन आपके मन में एक प्रश्न ये भी चल रहा होगा कि क्या जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कक्षा 6 में ही क्यों, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, आंगनबाड़ी में भी तो होता है, प्ले स्कूल में भी तो होता है, तो क्या कक्षा 1 ही औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में आता है? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल कक्षा 1 से हम औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में चलते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या बताया है देख लीजिए। एक निश्चित अवस्था में, यानी कि आपकी जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। निश्चित स्थान पर कहाँ? एक विद्यालय में निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, यानी कि आपको उस कक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ना है, वही आपका उद्देश्य है। निश्चित पाठ्यक्रम है, उसको आप अध्ययन करते हैं। निश्चित अवधि में, कितने समय में? 1 वर्ष में आपको अध्ययन करने हैं। यही सीखने की प्रक्रिया एवं सत्र की पूर्णता। जब सत्र आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे, अप्रैल से अगले मार्च एग्जामिनेशन दे लेंगे, तो उसका मूल्यांकन पद्धति कुछ होगा, जिस मूल्यांकन पद्धति में जैसे बीच बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होते हैं और संरचनात्मक मूल्यांकन जिसे बोलते हैं, और अंत में समेटिव असेसमेंट यानी कि सत्रीय मूल्यांकन भी होते हैं। तो इस आधार पर मूल्यांकन पद्धति द्वारा परीक्षा के उत्तीर्ण होने पर प्राप्त किए जाने वाले उपाधियों प्रमाण पत्र के प्राप्ति संबंधी प्रक्रिया है। यानी कि आप यदि कक्षा 1 को पास करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है। प्रमाण पत्र मिलने की प्रक्रिया यहीं से आरंभ हो जाती है। तो क्योंकि यह जो है, अगर औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा में कुछ जो कीवर्ड्स निकल करके आएंगे, क्या क्या कीवर्ड्स आएंगे वो देख लीजिए। इसमें मुख्य शब्द जो सिग्निफिकेंस देंगे, आपको एक पहचान देंगे कि यह औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है। उसमें निश्चित स्थान यानी कि विद्यालय, नियंत्रित वातावरण, वैसा स्थान जो नियंत्रित वातावरण हो, विद्यालय उसमें आ जाएगा। निश्चितता यानी कि सब कुछ उसमें निश्चित है। नामांकन की प्रक्रिया, पढ़ने की अवधि, कितने घंटे का, कितने विषय, कब कब एग्जामिनेशन, कब कब मूल्यांकन, और पास करने के लिए मिनिमम अंक क्या मिले होंगे, ये भी निर्धारित कर दिया जाता है। निश्चितता, उद्देश्य, पूर्णता यानी कि बिना उद्देश्य का नहीं है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा में आप बिना उद्देश्य के बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें उद्देश्य होता है कि हमें ये सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखना है, किन से सीखना है, ये सभी चीजें हैं। इसके लिए शिक्षक की योग्यता भी निर्धारित होती है कि कौन शिक्षक सिखाएंगे और किस कक्षा के शिक्षक सिखाएंगे। उस शिक्षक की अपनी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, प्रशिक्षण का स्तर उनका क्या होगा, ये सब सुनिश्चित होता है औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में। तो इस प्रकार से हमें मिलते हैं औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में सीखने के अवसर। इसके लिए क्या होता है कि ये भी जो इसमें, जैसे मैंने उसमें कहा था कि बाल केंद्रित होता है, तो औपचारिक शिक्षा भी बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित होता है, यह शिक्षा भी बाल केंद्रित होता है। इस शिक्षा की नामांकन प्रणाली होती है। अध्ययन एवं अध्यापन की
विधियां प्रयोग की जाती है। इसमें सीखने एवं सिखाने वाले इसमें सीखने एवं सिखाने वाले की एक न्यूनतम योग्यता होती है। योग्यता का मतलब शारीरिक मानसिक दोनों की बात की जा रही है। तो क्या आप कहेंगे कि क्या शिक्षक के लिए भी है कि उसकी एक उम्र सीमा होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि श्योर, जो लोग डीएलएड किए होंगे, बीएड करने वाले तो ऑलरेडी 18 वर्ष पार कर ही जाते हैं, लेकिन जो लोग आप लोगों में से डीएलएड किए होंगे वो आप समझ लेंगे कि डीएलएड या डीएड जो आप करते हैं उसकी भी जो शिक्षक जो प्रशिक्षित होंगे, जो प्रशिक्षण लेने आएंगे, उनकी उम्र सीमा होती है। 1 जुलाई को मैं बता दूं, 1 जुलाई को जिस वर्ष नामांकन ले रहे हैं 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो शिक्षक प्रशिक्षण ले सकते हैं। न्यूनतम 18 वर्ष। और न्यूनतम योग्यता क्या है? आपके सीनियर सेकेंडरी में, एसएस में लिख रहा हूं, सीनियर सेकेंडरी में जिसको आप 12th बोलते हैं, उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन के संदर्भ में जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें देती हैं उतना आपको उसमें छूट मिल जाती है, जो लगभग 5% तक की छूट आपको अंक में दिए जाते हैं, तो अलग है। लेकिन एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जा रही है। जो उम्र सीमा बालक के एडमिशन का 6 वर्ष, तो टीचर का भी है कि वो टीचर तब तक शिक्षक नहीं बन सकता जब 18 वर्ष पूरा नहीं किया हो, क्योंकि डीएलएड 12th के बाद होता है। तो इसमें दिक्कतें क्या आती है कि बच्चे जो है वो 17 वर्ष में भी 12th पास कर लेते हैं, लेकिन वो डीएलएड में एडमिशन नहीं ले सकते, टीचर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो अब हम लोग जब औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे, एवरीथिंग फॉर्मल, सब कुछ औपचारिक होगा, बिना औपचारिकता के कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप यही कुछ सीखते हैं, चलते हैं, किसी ने कुछ बोला, आपने सुन लिया और सीख लिया, क्या आप उसकी योग्यता की जांच करते हैं कि हमें इससे इस बातें इसलिए सीखनी है क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ये है, इसकी योग्यता ये है, इसकी उम्र में ये है? नहीं, हम लोग कुछ बच्चे जो कुछ काम कर रहे होते हैं उनसे भी समझते हैं और ये बात समझ लेते हैं कि ये बातें मेरे लिए नहीं है, तो सीख लेते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में क्या होगा कि निश्चितता होगी, योग्यता होगी, क्षमता होगी, नियंत्रण होगा। यानी कि नियंत्रण होगा कि इतने से इतने घंटे विद्यालय चलेंगे, इतने से इतने क्लासेस चलेंगे, वर्ष में 220 दिन कम से कम क्लासेस चलेंगे, ये न्यूनतम है। तो इस आधार पर सब कुछ निश्चित है, निश्चित पाठ्यक्रम है, इस किताब से पढ़ने हैं, इतने लेसन होंगे और इस लेसन को हमको इतने दिन में कंप्लीट कर लेना है। इस प्रकार से हम लोग जब औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा निर्धारित होती है निश्चितता पर, नियंत्रित वातावरण में और नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में। वहां पे बालक की स्वतंत्रता केवल विषय चुनने की, सीखने की होती है, बाकी की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा मतलब है कि एवरीथिंग फॉर्मल, सब कुछ औपचारिक है,
उसकी औपचारिकता के अभाव में आप कुछ भी नहीं कर सकते। औपचारिक शिक्षा जब प्राप्त करते हैं तो एक मूल्यांकन, एक मापदंड होता है। उसी मूल्यांकन मापदंड के आधार पर, जो मूल्यांकन मापदंड है, इसी के आधार पर आप सीखते हैं, समझते हैं और अपने ज्ञान का असेसमेंट, मूल्यांकन करवाते हैं। और वो आपको निर्धारित करता है कि आप अगली कक्षा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो अभी तो ये कर दिया गया है कि आप फेल नहीं किया जा सकता किसी बच्चे को, लेकिन यह एक है कि आपको अगर इतने अंक लाते हैं तो आपको एक ग्रेड दिए जाएंगे, मतलब एक निश्चित ग्रेड दिए जाएंगे। तो इस आधार पर हम लोग औपचारिक शिक्षा के सारे क्रम, सारी चीजें नियंत्रित, निर्धारित और निश्चितता के अधीन होती है। और इसके जो उद्देश्य होते हैं, यह क्या होता है? उद्देश्य पूर्ण होता है। यह क्या होता है? उद्देश्य पूर्ण होगा। उद्देश्य पूर्ण होगा। यह पूर्व निर्धारित होता है। यह पूर्व निर्धारित होता है। यह पहले से निर्धारित होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। यह इसे निश्चित अवधि में पूर्ण करना होता है। निश्चित अवधि में पूर्ण करना होता है, मतलब 11 महीने में आपको नामांकन से लेकर के परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। और उसके बाद एग्जामिनेशन होंगे, मूल्यांकन होंगे और बालक अगले कक्षा में जाएगा। यह मूल्यांकन यह निर्धारित मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होती है। मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होती है। इसकी एक मूल्यांकन प्रणाली होती है। कैसे मूल्यांकन करना है? ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव भी फिल इन द ब्लैंक्स में ही आ जाते हैं। इस प्रकार से होंगे। साक्षात्कार होगा, नहीं होगा, ये सभी चीजें होती हैं। इसके पूर्ण होने एवं सफलता के मानक को पूर्ण करने के उपरांत प्रमाण दिए जाते हैं। इसके प्रमाण दिए जाएंगे प्रमाण पत्र के माध्यम से या मार्क्स अंक पत्र के माध्यम से। उत्तीर्ण या
सफल होने पर अगले सत्र में प्रोन्नति दी जाती है। इसे पास करेंगे तो अगले कक्षा में चले जाएंगे। प्रोन्नति दी जाती है। यह क्रमबद्ध संचालित होती है। यह क्रमबद्ध संचालित होती है। क्रम बाई क्रम आप अगली कक्षा में जाएंगे। इसमें विषयों की सुनिश्चितता होती है। इसलिए विषयों की सुनिश्चितता होती है कि कौन कौन विषय होंगे। यह सामाजिक, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। इसमें इसके साधन, बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री होते हैं। इसके साधन में बालक होंगे, शिक्षक होंगे, पाठ्यक्रम होंगे और अन्य सामग्री होंगे। क्योंकि अभी देखिए समय जैसा जैसा परिवर्तित हो रहा है उसके अनुसार हम लोग बहुत सारे साधनों पर डिपेंड होने लगे, बहुत सारे साधनों से सीखते हैं। तो जरूरी नहीं है, लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। जैसे बुक था पहले, अब ई बुक आ गया है, लाइब्रेरी हो सकते हैं, ये सभी चीजें शामिल हैं। तो ये सभी बताते हैं कि यह जो है यह औपचारिक शिक्षा का रूप है। यह प्रणाली
एक नियोजित एवं प्रशासनिक तंत्र के श्रृंखला में चलता है। इसमें क्या होंगे, यह प्रणाली जो है नियोजित एवं प्रशासनिक तंत्र के, इसके लिए क्या होगा कि एक नियोजन किया जाएगा, लोगों की भर्ती की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, और यह एक प्रशासनिक तंत्र होगा जो मॉनिटरिंग करेगा, ये चीज को देखेगा, समझेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने क्लासेस होनी चाहिए, छुट्टी कब होनी चाहिए, कितने पाठ्यक्रम कब पूरे होंगे, अगर लू ज्यादा चल रहा है तो छुट्टी अगर हम दे रहे हैं बच्चों को तो उसका मेकअप कैसे करेंगे। तो ये सब प्रणाली होती है। शिक्षक कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, पाठ्यक्रम में क्या नया आया, क्या परिवर्तन पाठ्यक्रम में करने हैं, ये सभी बातें निकल करके आती हैं। और इसके अलावा उसमें जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें कई श्रृंखलाएं हैं, कई क्रमबद्धताएं हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें नीचे से, तो एक विद्यालय में एक शिक्षक, शिक्षक के ऊपर एक प्राचार्य, प्राचार्य के ऊपर जो है, अगर वो विद्यालय एक सामान्य विद्यालय है तो ठीक है, उसके ऊपर एक संकुल है, संकुल, उसके संकुल में वहां पे जो है वो संकुल संसाधन केंद्र है, उसके ऊपर जाएंगे तो प्रखंड है, प्रखंड में पदाधिकारी हैं शिक्षा को नियंत्रण के लिए, उसको फिर एरिया क्षेत्र में बांटे गए हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो आपको जिला स्तर पे पदाधिकारी मिलेंगे, जो कि आप डीओ, डीएससी या डीपीओ के रूप में मिलेंगे। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको रीजनल डिप्टी डायरेक्टर, जिसे आप लेके रीजनल ऑफिस मिलेंगे आपको शिक्षा के संदर्भ में, जो लगभग प्रमंडल स्तर पे हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पे डायरेक्टोरेट मिलेंगे, उसके ऊपर जाएं तो सेक्टोरिएट यानी कि एक मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो एक क्रमबद्धता है, और उस क्रमबद्धता, उस श्रृंखला में सभी नियोजित प्रशासनिक तंत्र के तहत काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे सभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा में है। लेकिन जब आप अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो आप सीख रहे हैं, आप क्यों सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप सीख रहे हैं, वो आपके लिए लाभप्रद है, नुकसानदेह है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो आप स्वतंत्र हैं वहां पे, लेकिन यहाँ एक नियंत्रित प्रणाली में है, आप उसके द्वारा आप सीख रहे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, इसको थोड़ा सा रिपीट कर लें। थोड़ा सा रिपीट कर लें, हम लोगों ने आज क्या देखा, इसके बाद क्लासेस खत्म। पहले हम लोगों ने देखा शिक्षा के रूप। शिक्षा के रूप में हम लोगों ने औपचारिक शिक्षा देखा, अनौपचारिक शिक्षा देखा। औपचारिक शिक्षा में हमने देखा कि यह गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और गर्भावस्था का प्रमाण के रूप में हमें मिलता है महाभारत से, और एक कुछ किताबों में जिक्र है सर्वपल्ली राधाकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में ये प्रमाणित करते हैं। महाभारत काल में हमें अभिमन्यु का सीखना द्रौपदी के गर्भ में और अर्जुन द्वारा सिखाना, सुनाना, ये जो ग्रंथ है हमें बताते हैं कि ये गर्भावस्था से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमने देखा अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में कि इसके साधन कौन से हैं। तो इसके साधन परिवार है, समाज है, इसमें परिवार है, समाज है, प्रकृति है। प्रकृति से सीखते हैं, कुछ घटनाएं घट रही है उसे हमने सीख लिया, कुछ विचार हमारे सामने आए, खेल के मैदान में वहां से भी हम सीख लिए। कहा जाता है कि यह नियंत्रण से परे है, इसमें कोई नियंत्रण नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से इसमें सीखा जा सकता है। और इसमें निश्चितता कुछ भी नहीं है कि आपको यही सीखना है, इतना ही सीखना है। यह समय या अवस्था के बंधन से नियंत्रित नहीं है कि किस अवस्था में सीखना है, किस समय में सीखना है, इससे परे है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि निश्चित स्थान की आवश्यकता नहीं है इसे सीखने के लिए। इसमें क्रमबद्धता की जरूरत नहीं है कि आप क्रमबद्ध तरीके से ही सीखेंगे, आप ये क्यों सीख लिए, ये तो इसके बाद सीखना था। विशिष्टता नहीं है कि आपको इस आधार पे ये करना है तो यही सीखना है। यह शिक्षा कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में प्राप्त की जा सकती है।
इसके अलावा हम लोगों ने आज देखा कि यह शिक्षा मानवीय संसाधनों के अनिवार्यता से परे है, कि मानवीय संसाधन जरूरी नहीं है सिखाने के लिए कि मानवीय संसाधन होंगे तो ही हम सीख सकते हैं। अकेले भी सीखा जा सकता है, यानी कि प्रकृति से भी सीखा जा सकता है। इस शिक्षा में बालक की महत्ता होती है, क्योंकि सीखने वाला ही चाहिए। सीखना उसे स्वयं से है, तो उसे सिखाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो जहां गया वहीं से सीख लिया। यह शिक्षा शैक्षिक साधनों के अधीन नहीं है, यानी कि इसके लिए हमें विद्यालय की जरूरत नहीं है, बेंच डेस्क की जरूरत नहीं है, हमारे पास इसके लिए क्लासरूम की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमारे पास लर्निंग मटेरियल की जरूरत नहीं है। तो शैक्षिक साधनों के अधीन नहीं है। फिर है कि यह शिक्षा केवल सीखने के पक्ष को महत्व देता है, केवल सीखने के पक्ष को, सिखाने के पक्ष को ही महत्व नहीं देता। यह बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। कहा जा सकता है कि बालक स्वयं से स्वतंत्र होकर के, फ्री होकर के सीखे। तो इसको हम लोग देखते हैं। फिर है कि प्रकृतिवाद का समर्थक है। यह क्या है? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का समर्थक इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रकृतिवाद में सीखने वालों को ही, बालक को ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा गया है कि शिक्षक जो है केवल ऑब्जर्वर होगा, उसका काम केवल उसे ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है। बालक स्वयं से ही सीख लेगा, उसमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने थोड़ा सा चर्चा किया आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। ये वाद हैं, क्योंकि प्रकृतिवाद को आप समझेंगे तो ये सभी वाद आपको देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा कि औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन हम लोग देखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में औपचारिक शिक्षा को समझने के लिए हमें यह पता चलता है कि यह जो है औपचारिक शिक्षा अपने आप में अनौपचारिक शिक्षा के ही अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए है। क्योंकि बालक किसी संदर्भ में किसी चीज को जब नहीं सीख पाता है तो उसको एक विशेष संदर्भ में एक साधन के माध्यम से सिखाया जा सकता है। इसी में एक और आता है, इसमें आता है एक आपका जो आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इसी में एक आता है विशिष्ट शिक्षा। तो हम लोग जब औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं कि संदर्भ में ये शिक्षा भी आती है, क्योंकि हम लोग बालकों की विशेषताओं के आधार पर उन्हें शिक्षा देते हैं। इसके बाद औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में लोग देख रहे हैं तो इसमें कहा जाता है कक्षाओं, औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित अवस्था में, निश्चित स्थान पर, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से, निश्चित अवधि में सीखने की निश्चित प्रक्रिया एवं सत्र की पूर्णता जो होती है, उसके जब हम सत्र को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद मूल्यांकन पद्धति द्वारा परीक्षा के उत्तीर्ण होने पर प्राप्त किए जाने वाले उपाधि एवं प्रमाण पत्र के प्राप्ति संबंधी प्रक्रिया है। ये भी माना जाता है कि अगर इसे पास करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ये भी इसके सिग्निफिकेंस है। इसके बाद इसके मुख्य शब्द जो आएंगे वो आएंगे कि नियंत्रित वातावरण में है, निश्चितता है, अब ये उद्देश्य पूर्णता है। अगर ये तीनों शब्द आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है। प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो यही कीवर्ड कुछ कुछ होते हैं और प्रमाणित करता है कि औपचारिक है या अनौपचारिक है। यह भी बाल केंद्रित होता है। इसमें एक नामांकन प्रणाली है, इसमें अध्ययन एवं अध्यापन की विधियां प्रयोग की जाती है। किस विधि से पढ़ाना है, बालक कैसे पढ़ेगा, शिक्षक कैसे सिखाएंगे, ये सभी चीजें इसमें बताई जाती हैं, देखी जाती हैं। इसके अलावा इसमें सीखने एवं सिखाने वाले जो होते हैं उनकी न्यूनतम योग्यता निर्धारित होती है। वो शारीरिक योग्यता भी हो सकती है, अवस्था के अनुसार भी हो सकती है, और शैक्षिक योग्यता भी हो सकती है। यानी कि आप अगर 5वीं कक्षा में नामांकन लेने जा रहे हैं तो चौथी कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। ये आपको उसका प्रमाण पत्र चाहिए, तो ये योग्यता है। उसके अलावा उम्र सीमा भी है। मैंने एग्जांपल दिया कि टीचर्स के लिए भी अनिवार्य है, शिक्षक की भी एक उम्र सीमा है ट्रेनिंग का, और वो तभी वो ट्रेनिंग कर पाएंगे जिसमें 18 वर्ष से कम के लोग शिक्षक से प्रशिक्षण नहीं ले सकते। यह पूर्व निर्धारित होता है, यह पहले से निर्धारित होता है। जो औपचारिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित है, नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित है, परीक्षा पहले से निर्धारित है कब होंगे, ये सभी पहले से निर्धारित हैं। इसके अलावा इसे निश्चित अवधि में पूर्ण करना होता है। यानी कि अगर निश्चित अवधि है, आप मान लीजिए है साल भर का, तो उसमें साल भर में हमें पूर्ण करने हैं, यानी कि लगभग 10 से 11 महीने में कोर्स कंप्लीट कर देने हैं। फिर उसके बाद एग्जाम लेने हैं, उसके परिणाम देने हैं। इसके बाद है यह निर्धारित मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होती है। यह है
इसकी एक मूल्यांकन प्रणाली होती है, इसमें मूल्यांकन करते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसकी कोई अपनी मूल्यांकन प्रणाली नहीं है जिसके आधार पर हम असेसमेंट कर सके, मूल्यांकन कर सके कि आपने कितना सीखा। उसमें सिर्फ व्यवहार से हम आकलन कर पाते हैं कि आपने क्या सीखा। इसके पूर्ण होने एवं सफलता के मानक को पूर्ण करने के उपरांत प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। एक कोर्स पूर्ण होंगे तो या आप इसको उत्तीर्ण करेंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, अंक पत्र दिए जाएंगे और प्रमाणित करेगा कि आपने इस कक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। इसके अलावा उत्तीर्ण या सफल होने पर अगले सत्र में प्रोन्नति दी जाएगी। आप अगर उत्तीर्ण होते हैं, सफल होते हैं तो आप अगली कक्षा में आप जा सकते हैं। यह क्रमबद्ध संचालित होती है, यानी कि कक्षा 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में क्रमबद्धता चलेगी। इसके अलावा इसमें विषयों की सुनिश्चितता होती है कि इसमें कौन कौन विषय पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन विषय आपको सीखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अन्य जैसे अनौपचारिक शिक्षा में है तो उसमें आपको विषय की निश्चितता नहीं है कब क्या सीखना है। इसमें सामाजिक, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। एक उद्देश्य होता है शिक्षा का और उसके अनुसार ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उस पाठ्यक्रम की पूर्णता करते हैं, क्योंकि हमें जो है इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। इसके साधन बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री होते हैं। इसमें पहला साधन होगा बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री इसमें शामिल किए जाएंगे। मैं थोड़ा सा दिखा दूं तो इसमें आएंगे बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम जिसे सिलेबस भी बोल सकते हैं, करिकुलम भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अन्य साधन, ये क्या है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के साधन हैं, आप कह सकते हैं। इसके अलावा यह प्रणाली एक नियोजित एवं प्रशासनिक तंत्र के श्रृंखला में चलता है, यानी कि एक श्रृंखला बनी हुई है और उस श्रृंखला में अलग अलग लोग अलग अलग जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, अलग अलग जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं और औपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। शिक्षा के रूप को लेकर के हम लोग आगे भी इसमें देखेंगे।